Hello everyone, welcome you all to the second lecture of the fundamental unit of life, that is cell. इस लेक्चर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल, उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने सेल के हिस्ट्री और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसका नाम सेल कैसे पड़ा और उससे रिलेटेड क्या क्या अभी तक हिस्ट्री है। लेकिन अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सेल किसे कहते हैं, उसका कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, उसका हमारे जीवन में या भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी बातें हम अब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सेल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो गया सेल का डेफिनेशन। इसको एक और बोलते हैं, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद यह बात पता चला कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यदि सेल को डिफाइन करना हो तो ये होगा, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिर इसको क्यों स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, it is known as the structural and functional unit of life because the whole body is made up of cell. सेल हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होल बॉडी होता है, पूरा जो उसका बॉडी होता है वो सेल से बना हुआ होता है। और उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑल फंक्शंस रेगुलेट्स इनसाइड द सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जिन जिन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है वो सारी फंक्शंस उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट सेल्स के अंदर ही होती हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़कर समझने में काफ़ी समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको एक बेहतरीन नोट्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए आप इसको नोट डाउन ज़रूर ही करें। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ पे इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को टेबल बनाकर कंपैरेटिव फॉर्म में स्टडी करेंगे। ठीक है, अक्सर यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मेड अप ऑफ सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ होता है, उसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं होगा। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ढेर सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब यदि एग्ज़ाम में आता है डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम वहाँ पे लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वही बातें यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई हैं। यदि एग्ज़ाम में आता है केवल इसको डिफाइन करने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे उसको मैंने बता दिया। फिर उसी तरह यदि आता है एग्ज़ाम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखने के लिए या फिर उसको डिफाइन करने के लिए तो हम लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है
ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, डाइजेशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, मतलब जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, ठीक है। लेकिन वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल के द्वारा एक या कुछ, एक से ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर एज सिंगल सेल हैज़ टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी प्रकार का डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता है, यानी काम का किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। एक सिंगल सेल को ही सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, न्यूट्रिशन का काम हो, एक्सक्रीशन का काम हो, या फिर मूवमेंट का काम हो। ये सारे काम एक सिंगल सेल के द्वारा किया जाता है। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स आर स्पेशलाइज्ड to perform different functions of the body, so there is division of labor। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जैसे कि मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं मूवमेंट के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसी तरह जो नर्व सेल्स होते हैं उनका काम होता है इम्पल्स को कैरी करना। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। वाइट ब्लड सेल्स जो मल्टी सेलुलर यानी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं ह्यूमन के केस में, तो उनका काम होता है इन्फेक्शन से बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स विच कॉज डिजीज, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल है, यानी जो मसल सेल है वो केवल मूवमेंट का ही काम करेगा, वो उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। जो नर्व सेल है उसका काम केवल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करना है, तो वो वही काम करेगा। तो यहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल है और इसलिए यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में रिप्रोडक्शन के टाइम नए ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होते हैं वो उसी सिंगल सेल से बनते हैं, ठीक है। वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के टाइम वह जर्म सेल के थ्रू होता है। जर्म सेल्स किसे कहते हैं, तो जितने जो गैमेट्स होते हैं उनको हम जर्म सेल कहते हैं। जैसे कि मेल के केस में स्पर्म होता है और फीमेल के केस में ओवा या एग, ये दोनों क्या कहलाते हैं, जर्म सेल्स कहलाते हैं। तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन इसी जर्म सेल्स के हेल्प से होता है, उसमें बाकी दूसरे सेल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यही दोनों सेल मिलकर के फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट बनाकर लिखेंगे, एज द बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फर्दर सेल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी जा रही हैं आप भी इसी तरह कॉलम बनाकर नोट डाउन करें, ताकि बाद में आपके पास एक बेहतर नोट्स हो और आपको समझने में, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अभी जो हमने डिस्कस किया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें एग्जाम्पल्स दोनों के छूट गए हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल होगा अमीबा,
पैरामीशियम, ये सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इसमें एक ही सेल में सारे फंक्शंस होते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे प्रोसेसेस इसी एक सेल के द्वारा किया जाता है। लोकोमोशन का प्रोसेस भी इसी सिंगल सेल के द्वारा ही होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो अमीबा का फिगर है उसमें देख सकते हैं, जो बाहर आउटर जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको सूडोपोडियम बोलते हैं, और उसी के हेल्प से अमीबा में लोकोमोशन होता है, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। उसी तरह बीच में आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, फिर उसके बगल में फूड वैक्यूल्स है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। इस सूडोपोडियम के मदद से वो फूड को या प्रे को पकड़ता है, और फिर उसके बाद जब वो प्रे उसके सेल में जाता है तो इसी फूड वैक्यूल में वह स्टोर होता है और वहीं पे उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यह है अमीबा का स्ट्रक्चर। उसी तरह यह जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह पैरामीशियम का डायग्राम है, और इसमें भी देख सकते हैं जो आउटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सीलिया कहते हैं, उसके हेल्प से इसमें मूवमेंट होता है। इसमें भी अंदर फूड वैक्यूल्स है जिसमें फूड का स्टोरेज होता है। फिर आप इसमें देख रहे हैं एक साइड बक्कल कैविटी है, उसी बक्कल कैविटी के हेल्प से पैरामीशियम फूड को इनगल्फ करता है, यानी फूड को अपने अंदर लेता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं एक जो है वो उसका पोस्टेरियर एंड दिख रहा है, दूसरा एंटेरियर एंड दिख रहा है, यानी एक ही सेल में सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स की बात करें तो फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़कर जितने भी फंजाई होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये ढेर सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अब हम आते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहले शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शंस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में उस ऑर्गेनिज्म का शेप एंड साइज अलग अलग फंक्शंस के अनुसार वेरी करता है, मतलब जिस सेल का जैसा फंक्शन होगा उसी के अनुसार उसका शेप एंड साइज होगा। तो किसी भी सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, एग्जाम्पल अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, वो अपना शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं, जैसा कि अमीबा का जो शेप होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। आप देख सकते हैं कभी अमीबा ऐसे रहेगा, फिर अगर उसको फूड पार्टिकल को लेना है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि इसके थ्रू वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले सके। तो अमीबा और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, इन दोनों का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड सेल। प्लांट और एनिमल्स के बाकी जितने भी सेल्स होते हैं उनका लगभग जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि एनिमल के केस में बात करें तो जितने भी लीवर सेल्स होंगे उनका शेप लगभग सेम होगा, जितने भी मसल सेल होंगे उनका शेप लगभग सेम होगा। उसी तरह जितने भी नर्व सेल्स हैं उनका शेप सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीगोनल शेप लीवर सेल्स का होता है। ठीक है, उसी तरह स्फेरिकल शेप ओवम या फिर एग, उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। फिर इलिप्टिकल, जितने भी फैट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, फैट सेल्स जो होते हैं उनका शेप इलिप्टिकल होता है, जैसा कि इन सभी का फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी तरह स्पाइंडल शेप, जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो स्पाइनल शेप होता है। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी जर्म सेल्स होते हैं उनका शेप लगभग क्यूबॉइडल होता है। स्पर्म होता है उसका शेप नॉब्ड थ्रेड लाइक होता है। तो आपने देखा कि जितने भी सेल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल के केस में उनका शेप लगभग सेम होता है। किसी भी ह्यूमन का जो लिवर सेल होगा वो पॉलीगोनल ही होगा, अगर ओवा का शेप वो स्फेरिकल ही होगा। इस तरह से पता चल रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल के केस सेल का जो शेप होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। सो उसी में हम कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो इस लिविंग वर्ल्ड में है
उसका नाम है PPLO, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन दिस लिविंग सिस्टम। ठीक है, PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। मोस्ट ऑफ द सेल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, बट सम ऑफ द सेल्स लाइक द एग्स ऑफ reptiles, birds, these can be easily seen with the eyes, with our naked eyes. And ostrich egg is the largest cell and its size is 18 centimeter. ostrich cell का साइज 18 सेंटीमीटर होता है और यह लार्जेस्ट सेल होता है। PPLO का साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर। वहीं लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल, ब्रेन का जो नर्व सेल होता है वह लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग आएगा और लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबा सेल उसमें आएगा हमारा नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट बनाकर लिखेंगे, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल नॉट ऑन द साइज ऑफ द सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज उस ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, ना कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल का कितना साइज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड करता है। ठीक है, सो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सेल के डेफिनेशन को पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को समझा, फिर हमने लास्टली शेप एंड साइज ऑफ द सेल को पढ़ा। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।